बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी डिटेल आज हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा अमल होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और मिलने के नतीजे में उनके दरमियान केमिकल चेंजेस होती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। अब और वो जो नई चीज़ बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं किससे, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल दी हुई हैं केमिकल रिएक्शंस की कि कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन इन गैशियस स्टेट, ब्रैकेट में उनकी स्टेट बताई हुई है। जब ये आपस में दोनों मिलते हैं, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, CO2, गैशियस स्टेट में। अब कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंसेस हैं, आपस में मिले हैं, एक से ज़्यादा होने चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए। ये दो सब्सटेंस आपस में मिले हैं और उस इन कार्बन की एक अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन की अपनी खसूसियात हैं, इसी तरह ऑक्सीजन की अपनी खसूसियात हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की खसूसियात एक दूसरे से नहीं मिलती, ना फिज़िकल ना केमिकल। कुछ मिल भी सकती हैं, यानी दोनों की अब देखें जैसे ये फिज़िकल स्टेट में ये गैशियस स्टेट में और एक सॉलिड स्टेट में, अगर कोई दो सब्सटेंस आपस में मिल जाएं और वो दोनों गैशियस में हो तो उनकी एक प्रॉपर्टी आपस में मिल रही है कि दोनों गैशियस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2H2 और O2 दोनों गैशियस स्टेट में। तो बहरहाल मतलब कि उनकी आपस जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो आप डिफरेंट हों, एक दूसरे से भी डिफरेंट हो, और उसके नतीजे में उन केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एक नई प्रोडक्ट बनती है या सब्सटेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जिससे ये मिलकर बना था उससे डिफरेंट होती हैं। ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दी हुई हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और CO2 बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और पानी बन जाता है, 2H2O, 2H2 plus O2, 2H2O. In a chemical reaction, the substance which react together are called reactants, whereas the new substances formed are called products. जो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, यानी जो जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो प्रोडक्ट आपस इनके बाद बन फाइनल बन जाती है उसको प्रो, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी इस इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और CO2 प्रोडक्ट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो इसकी टाइप्स हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कितने किस्म के हो सकते हैं वो। तो उसमें ये 5 किस्म के हो सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हो सकते हैं। अब इनको हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि ए रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी इसमें कुछ रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और उन रिएक्टेंट्स के आपस में मिलने के नतीजे में एक प्रोडक्ट बन जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगी, यानी आपस में वो मिलकर एक नई प्रोडक्ट बना देंगे जिसको हम कह देंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ शो किया हुआ है कि A, B और C तीन रिएक्टेंट्स हैं। तो
ये आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में ए बी सी एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज इन तीनों ए बी सी से डिफरेंट होती हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले और उसने एक नई चीज़ बना दी सिर्फ। तो इसी तरह मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये इनकी ब्रैकेट में पहले भी बताया कि ये इनकी गैस, इनकी स्टेट्स है, यानी किस हालत में है। ये गैशियस में हो सकती हैं, सॉलिड में हो सकती हैं, या एक्वस में हो सकती हैं। एक्वस मतलब लिक्विड में। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये तमाम एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। इसी तरह आयरन और सल्फर आपस में मिलता है तो FeS, यानी आयरन सल्फाइड बन जाता है। और इसी तरह MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O आपस में मिलते हैं। ये यहाँ पर कैप स्मॉल है लिखा हुआ है, यानी ये लिक्विड है। तो उसके नतीजे में MgOH2 बन जाता है, एक्वस। तो ये एग्जाम्पल हैं किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। इसी तरह डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। डीकम्पोजिशन बड़ा आम सा मतलब लफ्ज़ है, हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ अपने वापस उन चीज़ों में तब्दील हो जाए जिनसे मिलकर वो बनी थी, उसको डीकम्पोज कहना कहते हैं। यानी इसकी एक मिसाल, जिस तरह अगर कोई यानी अगर मिसाल के तौर पर कि आपने कभी देखा हो कि कोई जानवर वगैरह जब हलाक हो जाते हैं तो उसके नतीजे में वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। असल में वो डीकम्पोज हो रहे होते हैं, यानी वो जिन चीज़ों से उनके वो बनी हुई थी, उनका जिस्म बना हुआ था, वो वापस उनमें तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A reaction in which a substance is broken down into two or more simple substances, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से ही मिलकर कोई चीज़ बनती है। तो जब वो डीकम्पोज होगा तो दो या दो से ज़्यादा ही सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। जाहिर है कि ये अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जबकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होती है आपके पास और वो डीकम्पोज होकर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है सम एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर ZnCO3, ये गैसियस स्टेट में हो तो ये डीकम्पोज हो सकते हैं। अच्छा, डी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, ये खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर वो कैसे कैसे हो सकता है, उसके लिए या तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी उसके लिए आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या लाइट प्रोवाइड करेंगे, या उसमें से उस प्रोडक्ट में से करंट को गुजारेंगे, तो उसके नतीजे में वो डीकम्पोज होती है। ऐसे ही नहीं डीकम्पोज हो जाती। यानी ऐसे नहीं है कि एक चीज़ बनी है, ए प्लस बी मिलकर सी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सी फ़ौरन से पहले डीकम्पोज हो जाएगी। नहीं, सी को दोबारा ए और बी में जाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, या उसको हीट देनी पड़ेगी, या लाइट की वजह से वो डीकम्पोज होगी, या उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करेंगे तो उसके नतीजे में वो डीकम्पोज होगी होगी। तो यहाँ शो किया हुआ है कि डी, यहाँ पर ये रेड जो शो किए, इसका मतलब है कि इसको हीट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो यानी अब ZnCO3 हो, अगर आप वो गैशियस स्टेट में हो और अगर आप उसे हीट दें तो वो उसके नतीजे में ZnO और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डीकम्पोज हो जाती है। और इसी तरह 2H2O अगर पानी हो, उसे आप हीट करें तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह CaCO3 हो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाती हैं, एंड सो ऑन।
इसी तरह ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे अभी पिछली स्लाइड पे भी हमने बताया कि ये खुद ब खुद नहीं हो सकती, बल्कि उसके उसे कोई ना कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल एनर्जी की कोई काइंड ऑफ एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, ये या तो ये डिकम्पोज काज बाय हीटिंग होती है, या जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैं हीटिंग के ज़रिए हमने किया, या इलेक्ट्रोलिसिस होता है प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है। उसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से करंट पास कर सके। जिस तरह आप हमारे ये जो गाड़ियों में बैटरी होती है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, उसमें वो जो लिक्विड होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में अगर उसमें से करंट को पास करें तो यानी तो डिकम्पोज हो सकती है। सही है, करंट ऐसे उसमें से पास करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सॉलिड चीज़ है और उसमें से करंट पास भी नहीं हो सकता तो हम उसको कोई डायरेक्ट दो वायर्स के ज़रिए उसको कनेक्ट करके उसमें से करंट पास करें, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि एक लिक्विड इलेक्ट्रो जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसके अंदर उस मटेरियल को रखें जिसको आपने डिकम्पोज करना है, और फिर उसमें से उस लिक्विड में से करंट को उसमें से पास करें तो उसके नतीजे में वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एक है फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से। तो यानी लाइट में कुछ चीज़ ऐसी हैं कि अगर आप उन्हें रखें लाइट में तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, मेडिसिन के ऊपर भी बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है कि इसको धूप से बचाएं या रोशनी से बचाएं। वो इसीलिए होता है कि उसमें कुछ ऐसी ऐसी कंपाउंड मौजूद होता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है उसमें जो डिकम्पोज हो सकती है लाइट के उसके ऊपर फॉल करने से। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन खुद हमें बताते हैं कि हमारा क्या मतलब है, यानी उनके वो जो उनकी जो हेडिंग होती है वो बता देती है कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमें बताता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी कोई चीज़ ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अभी आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा कि रिएक्शन इन विच वन पार्ट या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिसाल के तौर पर ये देखें कि ये एक सब्सटेंस है एक्स, और ये एक और सब्सटेंस है कलेक्टिवली वाई जी। ये वाई और जी अलग अलग नहीं है, बल्कि वाई जी एक कलेक्टिवली एक पूरा मॉलिक्यूल है, या आप इसे कंपाउंड कह लें या सब्सटेंस कह लें। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि देखें वाई इधर प्रोडक्ट के नतीजे में वाई अलहदा हो जाता है, और एक्स और जी आपस में क्या कर लेते हैं, एक सेपरेट मॉलिक्यूल कंपाउंड या सब्सटेंस बना लेते हैं। यानी देखें इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, एक्स एक्स ने वाई को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल हैं इसकी। मिसाल के तौर पर ये Zn है प्लस प्लस 2HCl। ये यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये सॉलिड है और ये डाइल्यूट है, यानी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें उसकी कंसंट्रेशन कम हो। यानी मिसाल के तौर पर HCl को डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, आप उसमें पानी मिक्स कर दें। ये डाइल्यूट, खुदा न खास्ता अगर किसी के ऊपर तेज़ाब गिर जाए तो हम उसे क्या करते हैं, पानी उसके ऊपर डालते हैं। वजह है क्या है पानी डालने की, कि हम उसे ना डाइल्यूट कर देते हैं। जो खुदा न खास्ता अगर किसी के जिस्म पर गिर जाए तेज़ाब, ये HCl तेज़ाब होता है, तो हम पानी डालकर उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये डाइल्यूट का ये मतलब है। तो आप देखें कि Zn ने Cl के साथ क्या कर लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया, और H2 अलहदा हो गया। तो देखें रिप्लेस कर दिया ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस हो गया किससे, Zn से। और इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं, इनको देख लें। 2k Br + Cl2, तो Br अलहदा हो जाएगा और 2k Cl बन जाएगा। और इसी तरह CuSO4, इधर से Cu अलहदा हो जाएगा और Zn इसके साथ SO4 के साथ ZnSO4। और इसी तरह Mg+2HCl, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा और MgCl2 बन जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखें इस पे ज़रा गौर करें तो इसमें सिर्फ एक मालिक्यूल
जो है वो रिप्लेस कर, एक मालिक्यूल का एक हिस्सा रिप्लेस हो जाता है दूसरे सब्सटेंस से। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि दोनों सब्सटेंस के पास एक से ज़्यादा एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये WX है और ये YZ है, तो ये WZ बन जाएगा और XY बन जाएगा। ठीक है, यानी दोनों दोनों सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देखें, AgNO3 एक्वस में है और NaCl ये भी एक्वस है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि NaNO3 और AgCl बन जाता है, ये देखें, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसी तरह NiNO3 और 2NaOH, तो ये देखें यहाँ से NiOH और प्लस NaNO3 बन जाएगा, ये इधर आना था। इसी तरह 2KBr प्लस BaI2, तो यहाँ से देखें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि Br बन गया और 2Ki बन गया। और इसी तरह PbCH3COOH ट्वाइस एक्वस में है और 2HCl, तो इसमें देखें PbCl2 प्लस CH3COOH एक्वस में। तो यहाँ पर शो भी किया हुआ है इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिप्लेस हो जाते हैं, तो डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसी तरह है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन है, वो आपने याद रखनी है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि ऑक्सीडाइज करना किसी चीज़ को, उसका मतलब होता है कि या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी चीज़ में तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो जो सब्सटेंस है। यानी किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, पहले ना हो, बाद में किसी भी तरीके से उसके अंदर ऐड हो जाए, तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गई है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि अगर हमारे घर में कोई लोहे की चीज़ हो तो उसको जंग लग जाता है, वो जो जंग लगता है ना वो असल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन जो है, लोहा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और हम उसे कहते हैं कि ये जंग लग गया है। तो उसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अब देखें उसके तनाजुर में देखें तो लोहे में क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता पहले, फिर उसमें एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन में से कोई एक कंडीशन भी हो किसी में तो हम उसे कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखें इसमें एग्जाम्पल दी हुई है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, कैसे होगी देखें, ये फास्फोरस है, इसमें ऑक्सीजन अगर ये पड़ा हुआ हो एयर में सॉलिड फॉर्म में, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, 2p2O5 बन जाती है। ये हम इसे कहते हैं कि ये इस फास्फोरस के ऊपर ही आ जाती है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब है। जिस तरह जंग जो है वो लोहे के ऊपर आ जाता है, आयरन के ऊपर आ जाता है। तो ये देखें, ये इस तरह ये जो P2O5 ये उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो फास्फोरस है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई इसकी। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, देखिए H2S है प्लस Br2, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि 2HBr बन जाता है प्लस S, यानी अब देखें ये जो S था H2S उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो पीछे सिर्फ S रह गया, सल्फर। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो गई किसकी, H2S की, यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इसी तरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो दे दे किसी को तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया। एल्यूमिनियम या कोई भी, जिस तरह सोडियम भी, आपको याद होगा कि सोडियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं,
जब वो Cl के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वैसे बिल्कुल आम मिसाल देखें तो अगर आयरन हो हमारे घर में या आयरन से बनी कोई चीज़ हो, अगर उसे पानी में मुसलसल रखें तो वो बड़ी तेज़ी से उसे जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर उसे किसी खुश्क जगह पे रखें तो वो इतनी आसानी से उस पे या जल्दी उस पे जंग नहीं लगता। तो इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उस ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को तेज़ कर दें, तो ये एक एग्जांपल में KMnO4 दिया हुआ है। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसका उलट होगा, रिवर्स होगा ऑक्सीडेशन का। तो इसमें क्या होगा, इसमें इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो देखें इसमें शो किया हुआ है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, कि आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 प्लस 3CO, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखें ऑक्सीजन ने CO2 के साथ मिलकर क्या बना लिया, 3CO2, और ये आयरन अलहदा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन हो गई है किसकी, आयरन ऑक्साइड की, यानी उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। इस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखिए H2S प्लस Cl2, तो अब ये इस Cl ने हाइड्रोजन को यहाँ से लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके नतीजे में 2HCl बन गया और सल्फर अलहदा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हुई है, क्योंकि देखिए क्लोरीन Cl यानी उसने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ले लिया। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल यहाँ शो की हुई है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ ये शो नहीं हो रहा, चलें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि Cl हो मिसाल के तौर पर, ये अब शो हो रहा है, ये देखें कॉपर 2+ है, वो एक्वस में है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो ये कॉपर बन जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई है, ये रिडक्शन हो गई है कॉपर की। ठीक है, ये लास्ट वाली जो थी। इसी तरह रिडक्शन एजेंट होते हैं, जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वही उनकी मिसाल है कि ये इसके रिड्यूसिंग प्रोसेस को जो है वो तेज़ कर देते हैं। तो इसी तरह इसको इस तरह शो किया हुआ है, ये देख लें आप, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं, इस पे थोड़ा सा देख लें आप इसको। तो ये हमारा आज का काम था। अल्लाह हाफिज़।